हमारे पास वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होती है और उसने आपका एक ऐसे लाजमी तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस में से देना होता है, एक पॉलिटिकल साइंस में से देना होता है, दो ऐसे सोशियोलॉजी में से देने होते हैं, एक आधा जेंडर स्टडीज में से देना होता है, एक आधा इस्लामियात से मुतल्लिका देना होता है। तो जो हमारे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं में से हमारा मटेरियल तैयार हो रहा होता है। सो आपने मटेरियल से परेशान नहीं होना, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इसमें से भी तो मिला के आपके ऐसे आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जो इस्लामियात से मुतल्लिका ऐसे हो, जो रिलीजन से मुतल्लिका ऐसे हो, वो आपने अटेम्प्ट नहीं करना। इसी तरह से अगर कोई ट्रिकी ऐसे हो, जैसे एक ऐसे आया विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट ऑफ चेंज। अब विमेन यूनिवर्सिटी एज एजेंट्स ऑफ चेंज ऐसे आ गया, दिखने में लग रहा है कि बड़ा आसान है कि जनाब चेंज कौन सी होती है, सोशल चेंज है, पॉलिटिकल चेंज है, इकोनॉमिक चेंज है, इसके ऊपर तो हम लिख लिख के सफ़े काले कर देंगे। लेकिन जब मेरे पास ये ऐसे आया ना, तो मैं पेपर देखा मैंने इसका, तो मैंने सोचा कि इसके तो दो मतलब हो सकते हैं। एक हो सकता है इसका मतलब कि विमेन यूनिवर्सिटीज कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकती हैं। दूसरा मतलब इसका जो हो सकता है कि को एजुकेशन की मुखालफत की जा रही है इसके अंदर, तो को एजुकेशन के तो हक में होगा एग्जामिनर। तो लिहाजा जब यहाँ पे दो पॉइंट्स में बंदा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने कहा कि एक कैंडिडेट को ये वाला ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। दो लोगों ने वो अटेम्प्ट भी किया, लोग उसमें पास भी हुए, और वो लोग पास हो गए जिन लोगों ने एग्जामिनर की उस साइकी के मुताबिक ऐसे लिखा। लेकिन यही टॉपिक जो है, जब चूंकि इसमें कंफ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, तो लिहाजा ऐसे को अटेम्प्ट ना करें। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बताया जाता है कि वो आपने एक साइड ही लेनी है। जैसे CSS 2016 में ऐसे आया, फ्रिलिटी थे नेम इज वेमन, नजाकत तुम्हारा नाम औरत है, शेक्सपियर की लाइन है ये। अब जिन लोगों ने इसकी मुखालफत में लिखा, वो लोग पास हो गए कि औरत जो है ना वो कमजोर नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने इससे एग्री करके ऐसे लिख लिया, वो लोग फेल हो गए। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप टॉपिक से एग्री या डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन इस टॉपिक से डिसएग्री करके तो आप पास हो सकते हैं, इस टॉपिक से एग्री करके आप फेल हो सकते हैं। सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट कर रहे हो, उस टॉपिक को आपने देखना है कि एग्जामिनर क्या चाहता है। ठीक है, इस तरह से एक ऐसे आया था कुछ अर्सा पहले 13-14 में CSS में, इलेक्ट्रिक कार्स जो है ना उनकी इंपॉर्टेंस पे ऐसे आया हुआ था पाकिस्तान के लिए। अब ये 2013-14 में आया था जब मुल्क के अंदर बदतरीन एनर्जी क्राइसिस चल रहा था। अब इतने बदतरीन एनर्जी क्राइसिस के अंदर इलेक्ट्रिक कार्स वायबल हैं पाकिस्तान में, सो यू हैड टू डिसएग्री विद दैट टॉपिक। तो टॉपिक बाज़ वक़्त खुद आपको बता रहा होता है कि आपने एग्री करना है या डिसएग्री करना है। ये विद द प्रैक्टिस आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो आप लोगों ने आज हम जो चलेंगे, हम चलेंगे डिस्क्रिप्टिव एसे की तरफ। तो डिस्क्रिप्टिव एसे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तीसरे नंबर वाली बात, और वो क्या है, वो ये है कि व्हेनेवर वी आर राइटिंग एन एसे, तो उस टाइम पे हम लोगों ने तीन चीजों का ख्याल रखना होता है। नंबर एक, लैंग्वेज का। जब मैं कहता हूं ना लैंग्वेज का ख्याल रखना है, तो इसका मतलब है सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज का क्या मतलब है कि अगर आप वो ऐसे अपने किसी 9th-10th के कजन को, भाई को, बहन को दें, तो वो उस टाइम पे उसको पढ़े और पढ़ने के बाद कहे कि ये आपने CSS के लिए ऐसे लिखा, ये तो मुझे सारा समझ आ गया है, आप थोड़ा सा मुश्किल तो लिखते, तो इसका मतलब है कि आप पास हैं। अगर उस बच्चे को वो ऐसे समझ में आ गया है तो आप पास हैं। अगर वो ये कहे कि वाह 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 क्या आपने ऐसे लिखा है और इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, मुझे डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा, तो फिर आप उस ऐसे में फेल है। यानी जो बंदा सिंपल लैंग्वेज लिखेगा, जो बच्चों को भी समझ आ जाए, तो वो बंदा ऐसे को पास करेगा। जो बंदा मुश्किल अल्फाज लिखेगा, वो बंदा ऐसे को पास नहीं कर पाएगा। सो ये बात याद कर लें, ये बात याद रख लें कि ऐसे की जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। इसके अंदर कोई फ्लावरी, कोई इडियमेटिक, कोई इस तरह की चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 2 जो चीज होती है वो होता है ऐसे का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है हमारा आमतौर पे किसी भी ऐसे का, वो मैं यहां पे ड्रा करने लगा हूं, इस पिक्चर के मुताबिक होना चाहिए। टॉपिक, थीसिस स्टेटमेंट। अगर वो आपका जो ऐसे है वो आर्गुमेंटेटिव है, तो फिर आपको थीसिस स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अपना स्टांस बताना पड़ेगा।
और अगर वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है फिर थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगी आपकी आउटलाइन, देन आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर आपकी आ जाएगी बॉडी पैराग्राफ्स, और देन आ जाएगा आपका कंक्लूजन। ये एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे का। अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप अपने डिप्टी कमिश्नर के नाम एक एप्लीकेशन लिखें और उसे बताएं कि हमारे गली के अंदर ये मसाइल है कि वहां पे इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है वो ठीक नहीं हुई है, वहां पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो खराब हैं, जो सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, सड़क टूटी हुई है, स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं, तो आप उसमें दरख्वास्त लिखें, उसमें ये सारी बातें लिखें। लेकिन आप खत को उस दरख्वास्त की बजाय खत लिख दें, यानी जैसे एक दरख्वास्त का फॉर्मेट होता है ना, उसमें आप लिखते हैं बखिदमत जनाब, और खत का फॉर्मेट होता है प्यारे डिप्टी कमिश्नर। अब दोनों के अंदर आप मटेरियल सेम लिखें, और कहा गया वो आपको लिखने के लिए दरखास्त, तो आप चाहे मटेरियल सेम लिखें लेकिन लिख खत के स्टाइल पे दें तो ये आपकी बात गलत हो जाएगी। चाहे आप मटेरियल पूरा लिख रहे हो लेकिन आपका मटेरियल दोनों में सेम है, दरखास्त में वही बातें लिखते हैं, खत में वही बातें लिखते हैं, पॉइंट सेम है, इंफॉर्मेशन सेम है, बट अगर स्ट्रक्चर आप ये वाला लिखेंगे तो आपकी दरखास्त काबिल कबूल होगी, अगर ये लिखेंगे तो दरखास्त काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह से जो ऐसे है ना, अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो देन जाके आपका ऐसे काबिल कबूल होगा, पास होने के काबिल होगा। और इसमें इवन टॉपिक लिखने का, थीसिस स्टेटमेंट लिखने का, आउटलाइन बनाने का, इंट्रोडक्शन लिखने का, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने का, कंक्लूजन लिखने का, सबका अपना अपना एक खास स्टाइल है। जिस बंदे को हर चीज के स्टाइल पे, हर चीज के क्राफ्ट पे ग्रिप नहीं होगी, वो बंदा इसको पास नहीं कर सकेगा। हम आज स्टार्ट करेंगे बॉडी पैराग्राफ से। हम स्टार्ट करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा बॉडी पैराग्राफ तक, फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा। पैराग्राफ राइटिंग किसके लिए? बॉडी के लिए। इंट्रोडक्शन भी एक पैरा है, कंक्लूजन भी एक पैरा है, लेकिन इनका स्टाइल डिफरेंट है। बॉडी पैराग्राफ का अपना एक स्टाइल है, वो हमने लर्न करना है। और वो क्या है? हमारे जो पैराग्राफ होता है, इसकी जो पहली लाइन होती है या कम से कम पहली 2 लाइनें होती हैं बाज़ औक़ात, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। उसे हम कहते हैं कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है पैराग्राफ का, कि जो पहली लाइन होती है आमतौर पे वो हमारे पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होती है। ये आमतौर पे एक सेंटेंस होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी वजह से एक सेंटेंस में बात पूरी नहीं हो रही और सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप 2 सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि एक सेंटेंस में लिखें। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट हमारा इलेबोरेशन का। इलेबोरेशन होती है 2 से 3 सेंटेंसेस, और इन 2 से 3 सेंटेंसेस में जो आपने पहले जुमले में बात की है उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। मैं भी एक पैराग्राफ लिख के दिखाऊंगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज आती है प्रूफ। प्रूफ 4 से 6 सेंटेंसेस आपने लिखने होते हैं, और देन आती है कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन जो होती है ये रीफ्रेज्ड फॉर्म होती है टॉपिक सेंटेंस की। यानी जो आपने ऊपर टॉपिक सेंटेंस लिखा है, पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है, फिर उसको इलेबोरेट करना है 2 से 3 सेंटेंसेस में, देन आपने उसका प्रूफ देना है, प्रूफ के बाद आपने कंक्लूडिंग लाइन देनी है। इलेबोरेशन का आपको पता है कि उसी बात को खोल के
एक्सप्लेन कर देना इलेबोरेशन कहलाएगा। प्रूफ क्या होता है? प्रूफ जो होता है इसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं। हम कोई सेइंग किसी भी बंदे की, जैसे आप एजुकेशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो एजुकेशन पे सर सैयद अहमद खान की कोई कोटेशन दे दी तो ये उसका प्रूफ हो जाएगा। आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देते